हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो है बेसिकली BHU BCom एंट्रेंस पास्ट ईयर पेपर पे। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं आज हम लोग उसकी कवरेज करेंगे। तो अभी ये जो हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि हम 2015, 16, 17, 18 इन 4 इयर्स के पेपर का डिस्कशन करेंगे एंड 2019 का पेपर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो 2015 टू 2018 तो हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी अकाउंट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक्स अपलोड किया हुआ है। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वो क्लासेस वहाँ से कवर कर लेना। अच्छा, अब 2015 में जो हमारा पेपर पैटर्न था वो बहुत अलग था। तो उस टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो हम लोग कवरेज करेंगे 2016, 17 एंड 18 की। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। 2016 के पेपर पे हम लोग हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड करता है? ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस तो उसमें होता ही है, फंड फ्लो एनालिसिस पे होता है, कैश फ्लो एनालिसिस पे होता है, बट क्या इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट है? नहीं। इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट नहीं है। एनालिसिस में क्या क्या आता है? ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस। नेक्स्ट, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो व्हेन नेट सेल्स आर 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000। तो बेसिकली हमसे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने बोला है, ऑपरेटिंग रेशियो नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब सिंपल क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। क्लियर? अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? 20% दिया है। तो 20% किसका? नेट सेल का। तो नेट सेल का अगर हम लोग 20% निकाले बेटा तो हमारा जीपी कितना आ जाएगा? 20 लाख का 20% 4 लाख। ठीक, इसमें से अगर हम अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें जो कि 40,000 है तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर दैट इज़ 3,60,000 जो आएगा वो ही तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्लियर? तो अब हम लोग सीधे सीधे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे? 3,60,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100। क्लियर है? हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 3,60,000 जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ये करोगे सॉल्व तो तुम लोग आएगा 18%। नेक्स्ट, क्लेम नॉट येट एक्नॉलेज्ड एज डेट अगेंस्ट द कंपनी इज कॉल्ड। एक ऐसा क्लेम जो अभी तक कंपनी के अगेंस्ट डिसाइड नहीं हुआ है बट कंपनी के फेवर में भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो बेसिकली ऐसी कोई चीज़ क्या मानी जाती है? कंटिंजेंट, जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आपके अगेंस्ट एक कोर्ट केस चल रहा होगा और उस कोर्ट केस में डिसाइड होना होगा कि ये क्लेम आपके अगेंस्ट आएगा या नहीं। तो ऐसी लाइबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जो अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और इसको हम कहाँ दिखाते हैं? फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर? नेक्स्ट, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज टू बी शोन अंडर द हेड। देखो अगर हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड असेट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी सेल करना, परचेज करना, एनीथिंग, तो वो हमेशा किस में आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। नेक्स्ट, द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मेन ऑपरेशन की बात करें तो अगर हम नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो सिंपली हम क्या कर रहे होंगे? सामान खरीद करके बेच रहे होंगे, दैट इज़ ट्रेडिंग कर रहे होंगे, या सामान बना करके बेच रहे होंगे, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरा अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक वगैरह तो हम क्या करेंगे? सिंपली किसी को लोन देना, किसी से लोन लेना, इंटरेस्ट आना, इंटरेस्ट जाना, ये मेन ऑपरेशन हो गया। तो मेन ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, a financial statement that shows both rupees and percentages in the report is referred to as, सिंपल है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में रुपीस का भी कॉलम होता है और परसेंटेज का भी कॉलम होता है। नेक्स्ट, नेट वर्किंग कैपिटल इज, हमें पता है वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, यही होता है। तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा? नेट वर्किंग कैपिटल मतलब कि अगर ये पॉजिटिव है मतलब करंट असेट कितना एक्सेस है कंपैरेटिवली किसके? करंट लायबिलिटी के।
जैसे लेट्स से अगर करंट एसेट 10 है और करंट लायबिलिटी 8 है तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि नेट वर्किंग कैपिटल हमारा कितना है 2, दैट इज करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कितना ज़्यादा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, करंट लायबिलिटीज लेस करंट एसेट्स, नहीं, ये तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल हो गया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड कैश, ये भी नहीं आएगा, ये तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया, दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का होगा ये करंट एसेट ही। द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, आगे आंसर टोटल एसेट्स लेस करंट एसेट से भी नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, while preparing cash flow statement, cash and cash equivalents consist of assets which can be converted into cash within, अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो हम लोग विदिन 3 मंथ्स लेके चलते हैं। जैसे अगर तुम लोग देखोगे ना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगा, बट तब बनेगा जब वो एक तरह से वो जब कन्वर्टेबल इनटू कैश होगा या उसकी लिक्विडिटी पीरियड कितनी होगी, 3 मंथ्स या उससे कम। नेक्स्ट, द रेशियो विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लॉन्ग रन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस इज लॉन्ग रन, मतलब हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में ऑपरेट कर भी पाएगा कि नहीं, लंबे समय तक चल भी पाएगा कि नहीं, ये हमें किस रेशियो से पता चलता है, हमेशा सॉल्वेंसी रेशियो से, कि हम कितने सॉल्वेंट हैं। क्योंकि अगर हम इनसॉल्वेंट होने वाले हैं या हो रहे हैं या हो चुके हैं तो उस केस में तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा। इनसॉल्वेंट मतलब बैंकक्रप्ट होना, मतलब हमारा पूरा का पूरा पैसा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट, अमाउंट सेट असाइड टू मीट द लॉसेस ड्यू टू बैड डेट इज अ, अगर बैड डेट होने वाला है फ्यूचर में और हमें पता है कि ये बैड डेट होगा, बैड डेट मतलब जो डेटर से पैसा नहीं मिलता है। जैसे अगर मान लो हमने आपको 10,000 उधार दिया तो कहीं ना कहीं आपके पास्ट रिकॉर्ड से हमें पता होगा कि 1,000 आप हमें नहीं लौटाने वाले, तो ये 1,000 मेरा लॉस है ना, इस लॉस के लिए हम पहले से क्या करते हैं, प्रोविजनिंग करके रखते हैं, दैट इज अपने इस साल का जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ पैसा निकाल करके रखते हैं अगले साल के लॉस के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 10 लाख, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है और कैलकुलेट करने बोला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमसे क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा है ना, तो आईटीआर की अगर हम बात करें तो इसका सीधे फॉर्मूला क्या है, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, जहाँ COGS मेरे पास कितना दिया है 10 लाख और एवरेज इन्वेंट्री मतलब होता है, यहाँ देखो हम लिख रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ देखो ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 है, तो 2 लाख हो गया डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1 लाख। तो सीधे सीधे ये कितना आ गया 10 टाइम्स, आंसर हो जाएगा 2 10 टाइम्स। फॉर्मूला बेस था। नेक्स्ट, अक्रूड इनकम्स आर शोन अंडर, अक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो अर्न तो किया है, अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, एक ऐसी इनकम जो आपने अर्न की पर रिसीव नहीं की, तो बस बट ऑब्वियस आप रिसीव करोगे, अगले साल ही रिसीव करोगे, पर है कि आपके लिए असेट और आप नेक्स्ट ईयर रिसीव कर लोगे तो करंट एसेट, अदर करंट एसेट्स। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इज, अगर डिस्काउंट की बात करें शेयर्स या डिबेंचर्स पे तो ये फिक्टिशियस असेट्स होता है। नेक्स्ट, इन बैलेंस शीट असेट्स आर शोन इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, लिक्विडिटी, मार्केट वैल्यू, नन ऑफ द अबव, बट ऑब्वियस लिक्विडिटी। वैसे तो हम लोग परमानेंस पे भी दिखाते हैं, लिक्विडिटी पे भी दिखाते हैं, बट मोर स्पेसिफिक क्या है, लिक्विडिटी, कि जो जितना ज़्यादा लिक्विड है उसके बेसिस पे हम बैलेंस शीट में असेट को शो करते हैं। क्लियर। इन अ बिजनेस कैश सेल्स दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है, COGS दिया है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो सिंपली निकल जाएगा। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, जहाँ पे देखो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है बट सेल्स दिया है ना, 7,20,000 प्लस 80,000, तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे। सेल्स मतलब क्या है, नेट सेल्स मतलब टोटल सेल्स की बात कर रहे हैं माइनस सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न नहीं दिया, ये हो जाएगा 8 लाख। अच्छा, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सीधे सीधे मेरे पास इसमें क्या ऑप्शन दिया है, नेट सेल्स माइनस COGS, यही होता है ना। COGS क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, यहाँ हम लिख भी देते हैं तुम लोगों के लिए कि COGS मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वही चीज़ की कवरेज तो हो गई। नेट सेल कितना है 8 लाख और COGS कितना है 6 लाख, तो सीधे सीधे हमारा GP कितना हो गया 2 लाख इंटू 100, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 425%, आंसर हो जाएगा 325%। क्लियर।
अगर हम लोग बात करें 2016 के क्वेश्चन पेपर में, तो 2016 के क्वेश्चन पेपर में इतने ही क्वेश्चंस दिए थे रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब हम लोग चलेंगे 2017 के पेपर पे। अब हम लोग चलेंगे 2017 के क्वेश्चन पेपर पे और डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। देखो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग करंट रेशियो। अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो क्या है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, है ना। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स ये करंट लायबिलिटी है, सन्ड्री डेटर्स ये करंट असेट है, बैंक ओडी ये करंट लायबिलिटी है, तो ये सब तो लेंगे। बट क्या फर्नीचर जो कि फिक्स्ड असेट है लेते हैं, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 फर्नीचर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात किया है, जो बिजनेस डे टू डे रन कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है। ऑफिस एक्सपेंसेस है, सेलिंग ओवरहेड है, पोस्टेज है, क्योंकि ये तीनों चीज़ हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। बट अगर इंटरेस्ट की बात करें, जो बेसिकली हम लोग बैंक लोन में पे करते हैं या डिबेंचर होल्डर्स को पे करते हैं, तो इनकी अगर बात करें तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं आप मार्केट से पैसे रेज करने की बात कर रहे हो, कहीं पे भी यहाँ ऑपरेटिंग या ऑपरेशन की बात नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा 2 इंटरेस्ट। नेक्स्ट, इन कैलकुलेटिंग द रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी द डिनोमिनेटर इज, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी का अगर फॉर्मूले की बात करें, ROE की तो बात कर रहा है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, है ना, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। एंड शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, ये हम सबको पता है कि इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आता है। तो आंसर होगा इक्विटी कैपिटल नहीं, प्रेफरेंस कैपिटल नहीं, इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल नहीं, इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज 4। क्लियर। नेक्स्ट, नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस मीन्स, नेट वर्थ की बात कर रहा है, तो नेट, अगर हम नेट वर्थ की बात करें तो सिंपली टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी, इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड लिख देते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। तो दिस माइनस दिस अगर हम करें तो सीधे सीधे हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा जो कि नेट वर्थ है। तो क्या इक्विटी कैपिटल होगा, नहीं। टोटल एसेट नहीं, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो बट ऑब्वियस 3, क्योंकि अगर 3 को हम लोग ऐसे घुमा के देखें तो ये क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर। हाइयर द रेशियो लोअर द प्रॉफिटेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू जीपी रेशियो। जीपी रेशियो जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होगा। नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा, सिंपल ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। सेम ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बट ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, पहले ये देखो, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं बोला है, ऑपरेटिंग रेशियो बोला है। और ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट उतना कम होगा ना, क्योंकि लेट्स से हमारा नेट सेल्स है 100, ठीक, और ये जो रेशियो आ रहा है ये आ रहा है 60%। इसका मतलब एक्सपेंस कितना है 60% और प्रॉफिट कितना होगा 40%। तो जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 3। गिवन नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज 10, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 10,000, टोटल नेट प्रॉफिट 20,000, डिविडेंड पेड 10%, व्हाट इज अर्निंग पर शेयर। अगर हम लोग बात करें EPS की, तो अर्निंग पर शेयर बेसिकली क्या होता है, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। तो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो पैसा बचा आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो पूरा का पूरा पैसा किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का। अब आप चाहो तो उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो, आप चाहो तो उसमें से रिटेन अर्निंग करके रखो। तो बेसिकली हमारे पास टोटल नेट प्रॉफिट कितना है 20,000। तो ये 20,000 क्या हो गया, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 10,000। तो अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा ₹2। क्लियर। नेक्स्ट, डिवाइडिंग नेट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स वुड यील्ड, सीधे सीधे बोल रहा है एवरेज डेटर्स अगर हम डिवाइड करें नेट सेल्स तो क्या आएगा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट, द शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी। पहले हम बता दिए हैं कि अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो सिंपली अगर हमें चेंज देखना है वर्किंग कैपिटल में तो हम किसका हेल्प लेंगे, करंट एसेट एज वेल एज करंट लायबिलिटीज का। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ फंड इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन,
अगर फ्लो ऑफ फंड की बात करें तो बस इतना याद रखना कि फ्लो ऑफ फंड मतलब क्या, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल में चेंज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ फंड। अगर इंक्रीज हो रहा है इन वर्किंग कैपिटल तो सिंपली ये क्या हो गया, इनफ्लो ऑफ फंड। और अगर डिक्रीज हो रहा है इन वर्किंग कैपिटल तो ये हो जाएगा आउटफ्लो ऑफ फंड। क्लियर? इसको हम लोग सोर्स ऑफ फंड भी कहते हैं और इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड भी बोलते हैं। तो सिंपली अगर फ्लो ऑफ फंड पूछा तो फ्लो ऑफ फंड में ये देखना कि क्या वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज हो रहा है। तो देखो, कैश इज पेड टू क्रेडिटर्स, तो सिंपली होगा क्या, कैश अगर हम पे कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमारा क्रेडिटर भी तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज आएगा? नहीं। अगर वर्किंग कैपिटल लेट्स से पहले हमारा जो करंट एसेट था वो 10,000 था और करंट लायबिलिटी 8,000 थी, तो हमारा वर्किंग कैपिटल कितना था? 2,000। अभी जो क्रेडिटर को हम पे कर रहे हैं ये पे कर रहे हैं 2,000, तो अब करंट एसेट कितना हो गया? 10,000 में से 2,000 गया 8,000, पर 8,000 में से भी 2,000 गया क्योंकि हमारी क्रेडिटर्स कम हुए हैं तो ये हो गया 6,000। बट अभी भी तुम्हारा वर्किंग कैपिटल कितना है? 2,000। तो क्या इससे वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज होगा? नहीं। वर्किंग कैपिटल अगेन इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कह रहा है कैश रिसीव हो रहा है डेटर से, तो सिंपली एक बार तुम्हारा करंट एसेट कैश की वजह से बढ़ेगा बट डेटर्स घट भी तो जाएगा, तो अल्टीमेटली करंट एसेट कितना होगा? सेम ही होगा। तो क्या इसकी वजह से कोई चेंज होगा हमारे वर्किंग कैपिटल में? नहीं। नेक्स्ट, मशीनरी इज परचेस्ड फॉर कैश। अब देखो, अगर हमने मशीनरी खरीदी कैश के बदले तो हमारा जब हम लोग वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके, तो पहले के कंपैरिजन में करंट एसेट घट जाएगा बट क्या करंट लायबिलिटी में कोई चेंज होगा? नहीं। तो उससे हमारा पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा कंपैरेटिवली पहले के। तो यहाँ पे चेंज हुआ ना वर्किंग कैपिटल में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, मशीनरी इज परचेस्ड फॉर कैश। इन ऑल द अबव केसेस नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब ये तुम लोग समझ गए होंगे, एप्लीकेशन मतलब जहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर? रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन रीपे करोगे तो कैश कम होगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा इन वर्किंग कैपिटल। अक्वायरिंग एन असेट इन ल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, हमने असेट परचेज किया पर बदले में क्या दिया? इक्विटी शेयर। तो सिंपली हमारे पास एक फिक्स्ड असेट आया और हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, और हमने इक्विटी शेयर कैपिटल उनको इशू कर दिया, तो क्या यहाँ पे कोई भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है? नहीं। ठीक है। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करें, अगेन कैश का पेमेंट हुआ तो हमारा वर्किंग कैपिटल घट जाएगा, एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड में भी कैश का पेमेंट किया तो हमारा वर्किंग कैपिटल घट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2, अक्वायरिंग एन एसेट इन ल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, which one of the following is not added to the net profit for computing the amount of funds from operation। मतलब कह रहा है जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं तो इनमें से हम क्या ऐड नहीं करते नेट प्रॉफिट में। देखो, नॉन कैश आइटम ऐड करते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। नॉर्मल लॉसेज होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी ऐड करेंगे, ये नॉन कैश आइटम है, ये अब नॉर्मल लॉस है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं नॉन, वैसे अगर गुडविल रिटर्न ऑफ की बात करें तो ये भी नॉन कैश आइटम है, बट अगर बात करो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट की तो ये अबनॉर्मल गेन है, और अबनॉर्मल गेन को हम लोग क्या करते हैं? ऐड नहीं करते, लेस करते हैं, क्योंकि ऐड तो वो पहले हो चुका था। तो नेट प्रॉफिट पे हम इसमें से क्या ऐड नहीं करते? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन टोटल सोर्सेज ऑफ फंड्स आर मोर देन द टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, तो क्या इफेक्ट होगा? अगर सोर्स ज़्यादा है तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये अभी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, जहाँ पैसा नहीं आ रहा है। परचेज करेंगे फिक्स्ड एसेट का, पैसा जाएगा, सेल करेंगे पैसा आएगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स करेंगे पैसा आएगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट करेंगे पैसा आएगा। तो परचेज जब करोगे फिक्स्ड एसेट का तो कैश इनफ्लो नहीं बल्कि वो कैश आउटफ्लो है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट, टोटल सेल्स दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है, टोटल परचेज दिया है, क्रेडिट परचेज दिया है, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है, आपको कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो देखो, टोटल सेल कितना है? 5 लाख, और क्रेडिट सेल कितना है? 2,25,000, मतलब कैश सेल कितना रहा होगा? कैश सेल रहा होगा 2,75,000, तो ये इनफ्लो है। टोटल परचेज है 2,48,000, जिसमें से 1,08,000 क्रेडिट परचेज है, तो कैश परचेज कितना रहा होगा? 1,40,000, क्योंकि हमें यहाँ पे कैश फ्लो निकालना है, तो कैश फ्लो के लिए हम क्या देखेंगे? कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, कब पैसा आया कब पैसा गया। क्रेडिट से तो कोई मतलब नहीं, क्रेडिट मतलब उधार, जहाँ पे ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो कैश परचेज में आपके पास से पैसा गया, दैट इज कैश आउटफ्लो हो गया।
एंड कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, कैश एक्सपेंसेस जहाँ आपके पास आउटफ्लो होगा 40,000 का, तो सिंपली हमारे पास बैलेंस कितना बचा 1,80,000 आपको इसमें से माइनस करना है। तो आप 1,80,000 जैसे ही माइनस करोगे आपका आंसर आएगा 95,000। और ये क्या हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देख लेते हैं, दैट इज आंसर क्या होगा 395,000। क्लियर। लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस। ये बताने की भी जरूरत नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस जहाँ पे एक्चुअल में कैश ना आता है ना जाता है। डेप्रिसिएशन, जैसे अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं, उसकी वैल्यू डिक्रीज करते हैं, तो क्या वहाँ कोई भी कैश फ्लो होता है, नहीं, वो सिर्फ हम मानते हैं कि हाँ उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आंसर होगा 1 डेप्रिसिएशन। क्लियर। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर जिसपे सारा क्वेश्चन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे 2018 के पेपर। अब हम लोग देख लेते हैं 2018 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के क्वेश्चंस। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, बेसिकली 91 से ही स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स, टूल्स और मेथड्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रेशियो एनालिसिस, एवरेज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और ऑल ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे एनालिसिस ही हमें हेल्प करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने में और उनको इंटरप्रेट करने में, दैट इज उनका मीनिंग निकालने में। नेक्स्ट, a financial statement that shows both rupees and percentages in the report is referred to as, अभी हमने 2017 के पेपर में देखा था, कॉमन साइज स्टेटमेंट। नेक्स्ट, which one of the following statement is not true? Financial statements are important source of information to shareholders and stakeholders. ये करेक्ट है। अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स की, क्योंकि उनको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कितना प्रॉफिट है, कितना हम लोग प्रॉफिट जनरेट करें, कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन एंड सो ऑन। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अर्निंग पर शेयर आर वन एंड द सेम थिंग। 9, इन कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो की बात हो रही है। इन्वेंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, करेक्ट है, क्योंकि करंट एसेट में ना इन्वेंट्री इंक्लूड करते हैं ना प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, डेट इक्विटी रेशियो इज अ मेजर ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म। डेट इक्विटी रेशियो तो यही बताता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, कि कितने टाइम तक हमारा बिजनेस सॉल्वेंट रह सकता है, कितने टाइम तक हम बिजनेस रन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट में अगर हम लोग बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होपफुली तुम लोग को याद होगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। एंड अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर भी एक तरह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, बट डिवाइड किससे करते हैं, नंबर ऑफ शेयर से। तो नो डाउट दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम चीज नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, डुओ पॉइंट एनालिसिस रिलेट्स टू, अगर हम डुओ पॉइंट की बात करें तो बेसिकली किससे रिलेट करता है, रिटर्न ऑन इक्विटी से। एनालिसिस ऑफ करंट एसेट्स, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल बजटिंग और एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बट ऑब्वियस एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। नेक्स्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स अ रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी फॉर्मूला बताया, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो कह रहा है कि इन्वेंट्री का रिलेशन किसके साथ देखते हैं, COGS के साथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज करंट रेशियो, कौन सा इसमें से हेल्प नहीं करता है। करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। देखो कह रहा है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू बाई स्टॉक, अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा, कैश प्लस होगा, है ना, स्टॉक खरीदेंगे वो बात की बात है, कैश प्लस होगा मतलब करंट एसेट बढ़ेगा, इसका मतलब करंट रेशियो बढ़ेगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स टू पे क्रेडिटर्स, तो सिंपली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है मतलब करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब करंट रेशियो बढ़ेगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पे क्रेडिटर्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो आपके पास तो पैसा आएगा, करंट एसेट बढ़ेगा, करंट रेशियो बढ़ेगा। अवेलिंग बैंक ओडी टू बाय मशीन, अगर हम बैंक ओडी अवेल कर रहे हैं मशीन खरीदने के लिए, तो इस केस में बेसिकली पैसा तो आएगा, ये तो सही है, मतलब हमारा करंट एसेट बढ़ जाएगा, बट बेसिकली बैंक ओडी करके एक लायबिलिटी भी आएगी, दैट इज करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, नील, क्योंकि एक तरफ करंट एसेट बढ़ रहा है, एक तरफ करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, तो करंट रेशियो पे क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटीज आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो। हमेशा याद रखना एसिड टेस्ट रेशियो की बात कर रहा है मतलब क्विक रेशियो की बात कर रहा है, और क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे भी करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी ही होगा, बट करंट एसेट में हम प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लेंगे और इन्वेंट्रीज नहीं लेंगे। एंड सेम करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो उसमें बैंक ओडी नहीं इंक्लूड करते हैं एंड कैश क्रेडिट इंक्लूड नहीं करते, बाकी सारी करंट लाइबिलिटीज़ इंक्लूड करेंगे। तो ट्रेड क्रेडिटर्स लेंगे, बिल्स पेबल भी लेंगे, आउटस्टैंडिंग भी लेंगे, बैंक ओडी नहीं लेंगे, रिडीमेबल डिबेंचर्स नहीं लेंगे क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म है, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट, इन अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इन डायरेक्ट मेथड अ डिक्रीज इन इन्वेंट्री शुड बी रिपोर्टेड एज। अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हुई, इसका मतलब आपने इन्वेंट्री मार्केट में सेल किया, और सेल करोगे तो क्या होगा, पैसा आएगा, दैट इज कैश इनफ्लो होगा। और अगर कैश इनफ्लो होगा तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कहाँ पे, जो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद उसमें हम लोग ऐड कर देंगे कैश इनफ्लो को और कैश आउटफ्लो को माइनस कर देंगे, जो कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दैट इज वर्किंग कैपिटल की वजह से अराइज हो रहा है। तो सिंपली अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हुआ तो उससे क्या होगा, एन एडिशन टू नेट इनकम इन डिटरमाइनिंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज 2। क्लियर। नेक्स्ट, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज कैलकुलेटेड एज नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी असेट्स, नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगर करंट एसेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो खुद सोचो, जैसे अगर मान लो पहले डेटर मेरे पास 10,000 था, अब 20,000 हो गया, तो इसका मतलब हमने तो अपना 10,000 रुपये कहीं फंसाया है ना, ये पैसा हमें फ्यूचर में मिलेगा, ये पैसा हमने फंसा दिया, तो इससे बेसिकली क्या होता है, नेट प्रॉफिट हमारा डिक्रीज होता है। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट में बोला था डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जैसे लेट्स से क्रेडिटर 10,000 है और अब क्रेडिटर घट के 5,000 हो गया, इसका मतलब तुमने पे किया होगा 5,000, तो पे किया तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारा प्रॉफिट घट जाएगा, तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा, तो ये और ये तो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस माइनस एडजस्टमेंट इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट ऑफिस थर्ड। अभी हमने बताया कि अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इनडायरेक्ट मेथड से जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं और उसमें ऐड लेस करते हैं क्या, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और फिर जो हमारे पास बैलेंस आता है उसको हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू AS3 परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट इज ट्रीटेड एज। AS3 क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हम असेट खरीद रहे हैं, पहले भी हमने बताया असेट खरीदे असेट बेचे, इन्वेस्टमेंट खरीदे इन्वेस्टमेंट बेचे, ये कैसी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस, इस पर डिस्कशन हो चुका है, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस दिया है, डिबेंचर्स का इनकम टैक्स पेड दिया है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला अगर तुम लोग को याद हो तो वो था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब देखो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो अब जब बैक कैलकुलेशन करेंगे तो याद होगा, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करते हैं तो आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो कि हमारे पास दिया है, ये दिया है 70,000। क्लियर। टैक्स भी दिया है 70,000, तो इन दोनों को ऐड अगर कर दें तो मेरे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा 1,40,000, फिर मेरे पास इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 10,000, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो मेरे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 1,50,000। क्लियर। तो अब निकाल लेते हैं, EBIT कितना था, 1,50,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 10,000, बस आ गया आंसर 15 टाइम्स। क्लियर है, फॉर्मूला बेस्ड था क्वेश्चन। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम 103 एंड 104। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, किसका, इन्वेस्टमेंट का, मशीनरी का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड सोल्ड 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय इट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25,000। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 12,000
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7200 था और वो बिका है 6000 पे। देखो इस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये भी 2018 के ही पेपर का है, तो इतना लेंदी क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो सिंपली हम लोग मशीनरी का अगर अकाउंट बना ले तो हमें पता चल जाएगा। और दूसरा कैश फ्लो पूछ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, क्लियर है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टिंग में दोनों आएगा, इन्वेस्टमेंट भी और मशीनरी भी। तो पहले क्या करें, मशीनरी अकाउंट बना ले। देखो मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है, हमसे पूछा है कि हमने ड्यूरिंग देयर कितना मशीन खरीदा और यहाँ पे कॉस्ट अलग है, डेप्रीसिएशन का प्रोविजन अलग है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस कितना 1,20,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना 1,26,000, ड्यूरिंग देयर हमने कितने की मशीन बेची 12,000 की। बस बैलेंसिंग फिगर कर लो, बोथ साइड इक्वल आना चाहिए। तो ये मेरे पास 18,000 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। और मशीनरी अकाउंट में अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो ये क्या होगा, 2 परचेजेस, दैट इज इतने का मशीन हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा होगा। 18,000 का आंसर हो जाएगा 103 का 3 18,000। क्लियर है मेरा पॉइंट। नेक्स्ट पूछा है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना कैश फ्लो है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या, जो भी आपने मशीनरी परचेज सेल की है वो, जो इन्वेस्टमेंट परचेज सेल की है वो। क्लियर है ना। देखो हमारे पास मशीन कितने की बिकी 6,000 की वो दिया है और कितनी मशीन हमने खरीदी थी 18,000, ये हमें पता है। हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना लें तो इन्वेस्टमेंट का भी हमें परचेज सेल पता चल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट में बोला है कि 40% इन्वेस्टमेंट बिकाए कितने पे, 25,000 के प्रॉफिट पे। तो 25,000 सेल प्राइस नहीं है, 25,000 प्रॉफिट है। देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट अब तुम लोग के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ओपनिंग कितना 1,02,000 और क्लोजिंग कितना है 84,000, है ना। अच्छा ड्यूरिंग द ईयर इसका 40% आपने बेचा है तो इसका 40% कितना हो गया 40,800। कितने पे बेचा, 25,000 के फ़ायदे पे। तो ओवरऑल कितना हो गया 65,800 और 25,000 का फ़ायदा है। क्लियर। तो ये मेरी सेल प्राइस है जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करेगी। अब बोथ साइड बैलेंस करो, देखो बैलेंस नहीं होगा। अगर इस साइड देखेंगे तो इस साइड ज़्यादा फिगर आ रही है, इस साइड कितनी आ रही है 800,9,149,800 और इधर कितनी आ रही है 149,800 में से ये माइनस करो 127,000, 1,27,000 आ रहा है ना। तो 22,800 की इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने खरीदी होगी। क्लियर। तो अगर हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा 65,800, तो ये इनफ्लो हो गया। 22,800 हमने बेचा, आउटफ्लो। मशीनरी की अगर हम लोग बात करें तो मशीनरी हमने 18,000 की मशीनरी खरीदी थी, तो ये भी आउटफ्लो है। और इनफ्लो कितना था, तो वो दिया था 6,000। क्लियर। बस सेल ऑफ मशीनरी कितनी थी 6,000 थी ना, कैलकुलेशन कर लो, देखो कितना आ रहा है। इन दोनों का टोटल कर लो पहले, ये आएगा 40,800 और इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 71,800। बस इस 71,800 में से ये माइनस करो, कितना आ रहा है 0,00,013, 31,000 इसका आंसर होगा। आंसर विल बी 31,000। होपफुली तुम लोग को ये समझ में आया होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बहुत सिंपल है, बस मशीनरी का और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना था। नेक्स्ट गिवन है कि जीपी रेशियो 25% है, एनपी रेशियो 12% और सेल्स कितना है 21,600। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। पहले जीपी निकाल लो, जीपी कितना है, सेल्स का 25% है ना, 1/4 है बेसिकली, तो 5,400 है। क्लियर। अब अगर हम लोग सेल्स में से जीपी माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो सीधे सीधे 21,600 में से 5,400 माइनस कर दो तो COGS आ जाएगा। COGS कितना होगा 16,200, दैट इज़ 4। क्लियर। बस 2018 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के इतने ही क्वेश्चंस थे, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करवा दिए। अच्छा अब नेक्स्ट जो 2019 का पूरा पेपर है, हमने पहले बताया कि वो हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी उसको भी हम अपलोड करेंगे। तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की क्लास बची है एंड मनी बैंकिंग बची है। बाकी अगर आप देखोगे तो कम्प्लीटली थ्योरी है, तो वो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और यहाँ तक के क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।